Okay, good afternoon, students. Today there is a very bad network, so I am sending you the recording of the topic. ठीक है, that we have started last day. तो हमने कल जो है वो शुरू किया था जो टॉपिक दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन की क्रॉप को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है। पहली हमने कर ली थी दैट इज़ द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने बताया था कि जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, और देयर आर 40 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट ऐश में प्रेजेंट होते हैं। उसमें से सिर्फ 16 जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आते हैं। और इन 16 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉल्ड देम दी एसेंशियल एलिमेंट और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, विच आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। जो और आगे जो है वो 2 टाइप्स में बांट दिए हैं, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, 16 न्यूट्रिएंट में से जो 3 न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गई और हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन और जो कार्बन है वो हमें एयर से मिलती है और हाइड्रोजन जो है हमें वो वाटर से मिलती है। और इनको हम नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी से नहीं मिलते, सॉइल से नहीं मिलते, तो इसलिए हम इनको नॉन मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बच गए हमारे पास 13 एलिमेंट्स जो हमें सॉइल से मिलते हैं, तो उनको हम मिनरल एलिमेंट्स जो हैं वो बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें से जो टोटल हमारे 16 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को, जो पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जो बच गए 7 जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं क्वांटिटी में, उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 2 टाइप, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हो गए, पहले CHO याद कर लो। CHO मतलब C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो CHO जो है, ठीक है, वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये 3 पढ़े, इसमें से कितने पढ़ने हैं आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट? हमारे को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो 3 के बाद अब नेक्स्ट 3 पढ़िए NPK। नेक्स्ट 3 को कैसे लर्न करोगे, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और जो है K फॉर दी पोटेशियम, NPK। ठीक है, और उसके बाद जो है CAMGS। CA मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, S मतलब सल्फर। ठीक है, तो हमने बोला 9 एलिमेंट्स जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद जो है दैट इज़ दी मैग्नीशियम, कैल्शियम और दी सल्फर। ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हमें सॉइल से ही मिलते हैं, ये पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। अब आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो नाम से इंडिकेट हो रहा है जो कम होते हैं। तो ये आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड नेम देम। ठीक है, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट and their concentration is required more than 1 μg per gram of a dry matter weight. Or micronutrient, they are required in small quantity, they required less than 1 μg per gram of the dry matter weight of the plants, but they are involved in the enzymatic activity में जो है वो involve होते हैं। और इनकी deficiency जो है वो प्लांट्स में, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है वो क्या करती है, प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको रोकती है।
ठीक है। तो इसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ जो है उसकी रिलेटेड, ग्रोथ के रिलेटेड बीमारियां हो गई, ठीक है, या उसकी सीड फॉर्मेशन हो गई, इन सब में जो है वो कुछ ना कुछ बीमारियां आती हैं। उसके बाद आता है कि मिनरल रिप्लेनिशमेंट किस तरीके से करी जाती है। अगर मिनरल कम हो तो आप क्या करोगे? आपको सिंपली पता है कि जब भी फसल बोई जाती है तो उससे पहले खेतों में जो है वो खाद डाली जाती है, ठीक है। खाद, अब रफ लैंग्वेज में देख लो आप, ये लोकल लैंग्वेज में, तो खाद आप एनिमल या तो काउ डंग डालते हो, ठीक है, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? मैन्योर। और दूसरा जो है वो आप डालते हो फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो जो मिनरल को आपने अगर रेप्लेनिश करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप जो है उसमें क्या डालिए, उसमें जो है खाद डालिए जिसको मैन्योर बोलते हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसमें जो है फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तो अब दोनों में फ़र्क क्या आ गया और दूसरों के नफ़ा और नुकसान क्या है, ठीक है। तो फ़र्क ये है कि आप मैन्योर को जो है वो अगर खेतों में डालते हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। मैन्योर जो है हमें ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, उससे न्यूट्रिएंट जो सॉइल को मिलते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है उससे न्यूट्रिएंट रिलीज़ होने में। दूसरी तरीक, ठीक है, फर्टिलाइज़र जो है उसको कम मात्रा में डालोगे अगर सॉइल में, तब भी जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिनरल जो है वो देगा, इमीडिएट जो है काम करता है वो, ठीक है। तो और अब दूसरी चीज़, एडवांटेज क्या है मैन्योर के? एडवांटेज मैन्योर के क्या हैं कि इससे जो मैन्योर जो है उसमें से जो आप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालते हो, ठीक है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है, बट वो सॉइल को बड़े अच्छे तरीके से एनरिच करती है न्यूट्रिएंट से, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर डालने की वजह से जो ह्यूमस होता है मिट्टी में, ठीक है, वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो सॉइल की क्वालिटी, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। जहाँ की सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लेई सॉइल है, ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या करेगा, वाटर लॉजिंग, जो पानी इकट्ठा होना है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। दूसरा, ह्यूमस जो है या मैन्योर जो है वो घर है बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे आपने देखो बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म जो है उसमें रहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये रीसाइकल, फार्म वेस्ट को रीसाइकल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक। और तीसरी जो है रिडक्शन इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं कॉज करता है, बट इसके कुछ लिमिटेशन है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या हैं कि कम मात्रा में न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में डाले जाते हैं। जो मिनरल रिलीज़ करते हैं वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये वाला मैन्योर डालोगे तो फॉस्फोरस आ जाएगा या पोटेशियम जो ज़रूरत है मिट्टी को जिस चीज़ की, तो ये मैन्योर स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा, बल्क में जो है, लार्ज क्वांटिटी में जो चाहिए जो है, अगर आपको अपने खेत में लाना तो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करना ईजी नहीं है, प्लस इसका स्टोरेज भी ईजी नहीं है। 1-2 महीने से ज़्यादा अगर जो है इसको स्टोर किया जाता है तो ये डिटीरियोरेट जो है वो करने लग पड़ते हैं, इसकी जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। अब बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के मैन्योर्स क्या हैं, टाइप ऑफ मैन्योर्स। तो फार्म यार्ड मैन्योर है एक। फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो जिसमें खेतों में एनिमल एक्सक्रीटा है, साथ में जो घास फूस बचा हुआ है, तो वो जो है फार्म यार्ड मैन्योर है। ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो इसको जो है फार्म में आप बना सकते हो, एक बड़ा सा जो है वो क्या कर सकते हो, गड्ढा खोद दीजिए, वहाँ पर काउ डंग जो है वो डालते जाइए, ठीक है। और साथ में जो कुछ फार्म यार्ड वेस्ट जो है वो डालते जाइए, जो धीरे धीरे 3-4 महीने में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा खाद में, ठीक है। दूसरा है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, वो मिक्सचर है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे गार्बेज हो गई, सीवेज, स्लग्स, ठीक है, जो एनिमल रिफ्यूज़, किचन वेस्ट जो है, तो ये शहरों में भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके घर में एनिमल्स हैं। कंपोस्ट कोई भी बना सकता है। आप अपने एक गमला रख लीजिए, बकेट रख लीजिए जो ढकी हो, उसमें अपनी जो सब्जियों के छिलके जो हैं वो डालते जाइए, ठीक है, या फ्रूट के छिलके जो है वो डालते जाइए, ठीक है। और इसमें जो है थोड़ी सी एक थिन लेयर जो है वो सॉइल के ऊपर जो है वो डाल दीजिए, ताकि इंसेक्ट जो है इसमें ब्रीड ना कर सकें। 4 या 6 महीने के अंदर जो है ये कंपोस्ट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक रिच ही नहीं होती है, बट साथ साथ में जो है वो खाद जो आप खेतों में बनाते हो, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर है, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच होती है, ठीक है। अब इसी कंपोस्ट में अगर आप इसमें केंचुए डाल दें ना,
तो ठीक है, यही जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसमें केंचुए डाल दो तो वो बन जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो जो है आप इजीली कर सकते हो कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है भी घर का वेस्ट है वो डालिए, साथ में अर्थवर्म डाल दीजिए। चौथा आ जाता है ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर जो है ये प्रिपेयर करते हैं हम लेगुमिनस प्लांट से, जो जैसे कि है हमारे पास जो भी दालें हैं, ठीक है, तो जैसे बीन्स होती है ना, तो उनको लेगुमिनस प्लांट बनाते हैं, तो इससे ग्रीन मैन्योर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो सोइंग से पहले, तो जब जो है क्रॉप जो है एक पर्टिकुलर हाइट की हो जाती हैं तो फीड को प्लॉट कर दिया जाता है, अपरूट कर लिया जाता है उसमें से उनको, और जो है 2 महीने के लिए खेत में ही रहने दिया जाएगा, बीन्स वगैरह ग्रो करके उसको अपरूट करके वहीं छोड़ दिया। तो फिर क्या होगा, क्योंकि बीन्स जो है वो नाइट्रोजन, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन जो है उसको ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन रिच होता है, तो वो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, अब जो है उसमें सॉइल में फॉस्फोरस नाइट्रोजन जो है वो ऐड कर देगा 5-6 महीने के बाद। तो ये है ग्रीन मैन्योर। फर्टिलाइज़र, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिकल बेस होता है, केमिकल जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस से, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, सोडियम है। फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया। पोटेशियम फर्टिलाइज़र, मतलब पर्टिकुलर किस्म का जो आपका मिनरल कम है उसके नाम से जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, तो केमिकल हैं, सिंथेटिक वेस्ट हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि इनको स्टोर करना आसान होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, मतलब नाइट्रोजन की कमी है मिट्टी में तो जो है यूरिया डालिए, फॉस्फोरस की कमी है तो अमोनियम फॉस्फेट डालिए, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम क्लोराइड डालिए। ये तरीका हो सकता है। क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी बोरी में लेके आ जाइए भाई, बहुत जो कम जगह आपकी घेरेगी। ठीक है, इसको स्टोर करना भी जो है वो आसान है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि इसको घोल के जो है अगर डालेंगे तो पानी में ये घुल जाती है, तो पौधों को जो है ईजिली अवेलेबल होती है। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो एनहेंस करती है। ठीक है, ईल्ड इससे जो है हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं कि ये ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसको क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, पानी में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो पोल्यूशन ऑफ वाटर, लेक्स, रिवर जो हैं वो किसके थ्रू जो है, इसके पोल्यूशन जो है वाटर, लेक और रिवर का जो है फर्टिलाइज़र के थ्रू जो है, मतलब जो आपने खेतों में फर्टिलाइज़र डाला, बारिश हुई, वो वहाँ से बहकर नदियों में चला गया, नदियों के पानी में जो वो केमिकल मिल गया। ठीक है, वो केमिकल जो है वो अब बहुत सारे नदी में या फिर पॉन्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिश वगैरह जो रह रहे थे उनको मारेगा और वो पानी अनफिट हो जाएगा आपको पीने के लिए। ठीक है, इससे छोटे मतलब थोड़े कम समय के लिए आपको फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन ये मिट्टी की उर्वरकता जिसको बोलते हैं उसको कम कर देता है। ठीक है, पानी की, मिट्टी की जो एरेशन जो है सॉइल की उसको कम कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है। ठीक है, मिट्टी की केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है, या तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास मैन्योर और फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो हो गई जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, कोई हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स ना डालें, तो ऐसी खेती को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी वजह से ना तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, ऐसा खाना जो है वो टॉक्सिक फ्री होता है, सॉइल भी हमारी हेल्दी रहती है, रिसाइकलिंग हो जाती है, वेस्ट जो आप जो डालोगे फार्म यार्ड मैन्योर को तो उससे रिसाइकलिंग होती है, और साथ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पेस्ट और वीड को कंट्रोल रखती है, उसकी हैबिटेट को, मतलब हैबिटेट होती है वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, और कोई भी बायोमैग्निफिकेशन मतलब कोई भी वेस्ट जो है वो मिट्टी में ना ही पानी में ऐड करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है बच्चे जिसमें हम ऑर्गेनिक जो ये आपका मैन्योर जो है या फिर फार्म यार्ड मैन्योर जो है उसके तरीके से, मतलब आप कोई केमिकल को डाले बिना जो खेती करते हो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। उसके फ़ायदे यही हैं कि वो जो है पोल्यूशन कॉज नहीं करती। ठीक है, और जो है मिट्टी होगी, एनवायरनमेंट होता है वो क्लियर रहता है, और जो ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है वो फूड भी हेल्दी है, उसमें केमिकल नहीं है, तो इसलिए आपको डिफरेंट टाइप की बीमारियां नहीं लगती हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द टुडे टॉपिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द इरिगेशन मैनेजमेंट। हम इरिगेशन मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।